दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर सरकार है। सोशल मीडिया पर से प्रतिबंध सरकार ने हटा दिया है और हिंसक प्रदर्शन के बाद बैन को वापस लिया। जेन जी के प्रदर्शन से सरकार घबराई। कल संसद भवन में घुस आए थे प्रदर्शनकारी। नेपाल में हिंसा में 21 लोगों की मौत हुई। तो नेपाल में हालात खराब होने के बाद सरकार भी कार्रवाई करती नजर आ रही है। और देखिए, सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो ये कि जेन जी के प्रदर्शनकारियों के आगे सरकार झुकी है। सोशल मीडिया साइट्स पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रदर्शन में 21 लोगों की मौत हुई थी। प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस गए थे, तोड़फोड़ की थी। 422 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 14 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल सरकार ने इस दबाव को महसूस करते हुए बड़ा फैसला लिया है और सोशल मीडिया साइट से प्रतिबंध हटा दिया गया है। साथ ही गृह मंत्री, नेपाल के गृह मंत्री का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। और इस बीच नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री का बयान सामने आया। सोशल मीडिया बैन का फैसला वापस। गुरुंग ने कहा है, कैबिनेट की आपात बैठक में हुआ फैसला। संचार मंत्री ने जेन जी से विरोध खत्म करने की अपील की है। और नेपाल में शुरू हुई सोशल मीडिया साइट्स। 26 सोशल मीडिया साइट्स पर लगाया था प्रतिबंध। फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप रात में ही चालू कर दिए गए। तो इस हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार को झुकना पड़ा है प्रदर्शनकारियों के आगे और ये फैसला लेना पड़ा है। सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स को फिर से ओपन कर दिया गया है। तो जेन जी की खूब चर्चा है। नेपाल में ऐसा विद्रोह पहले कभी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर बैन से गुस्साए 18 से 30 साल के युवा वर्ग ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों की बेकाबू भीड़ ने संसद पर कब्जे की कोशिश की। कई जगह गोलियां चली, कर्फ्यू लगाना पड़ा। फिर जेन जी यानी 18 से 30 साल के युवाओं के क्रोध को दबाया नहीं जा सकता है। अब नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस पर पत्थर चल रहे थे। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही थी। 18 से 30 साल के बीच के युवा इतने हिंसक हो जाएंगे, इस कदर बेकाबू हो जाएंगे, नेपाल की सरकार को इसका अंदाजा नहीं होगा। काठमांडू और इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। करीब 256 लोगों का इलाज चल रहा है। नेपाल में रह रहकर गोलीबारी की खबर आ रही है। नेपाल में युवाओं की नाराजगी की वजह सोशल मीडिया पर बैन लगना है। सरकार के खिलाफ नाराजगी जताने प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद के सामने जमा हुए थे। कुछ ही देर में संसद के सामने इतनी भीड़ जमा हो गई कि सुरक्षा कर्मियों के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नेपाली पुलिस ने संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रही युवाओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स में हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश देने की रिपोर्ट दी गई है। नेपाल में अचानक शुरू हुए इस भीषण प्रदर्शन के पीछे की वजह ओली सरकार का हालिया फैसला है। सरकार ने नियमों का हवाला देकर अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया।
जिनमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर भी शामिल है। नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था। नियमों के मुताबिक हर कंपनी को नेपाल में लोकल ऑफिस रखना, गलत कंटेंट हटाने के लिए लोकल अधिकारी नियुक्त करना और कानूनी नोटिसों का जवाब देना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन देश के युवाओं का आरोप है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म करना चाहती है। सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सोशल मीडिया बैन कर रही है। चीन की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद नहीं किया गया है। हालात बिगड़ने के बाद नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार और पुलिस से विरोध संभालने में संयम बरतने की अपील की है। नेपाल के युवा अब पीएम ओली से इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार ने इस विद्रोह में विदेशी एजेंसियों की साजिश का शक जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और नेपाल के बाद अब बात रूस यूक्रेन जंग की। अब यूक्रेन में युद्ध का नया और भयावह फेज शुरू हो गया है। ये जंग पुतिन बनाम यूक्रेन के प्रधानमंत्री में हो रही है और कीव में रूसी सेना 48 घंटे से जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमले में यूक्रेन की संसद और प्रधानमंत्री ऑफिस को नुकसान पहुंचा है। इससे भड़की यूक्रेन की प्रधानमंत्री वॉर फ्रंट पर उतर गई हैं। यूलिया न सिर्फ अपने वॉर कमांडर के साथ रूस पर पलटवार करने का प्लान बना रही है, बल्कि रूस के खिलाफ नाटो देशों को एकजुट भी कर रही है। 24 घंटे में ही यूक्रेन युद्ध परिवर्तित हो गया है। अब यह युद्ध पुतिन और ज़ेलेंस्की में नहीं, बल्कि पुतिन बनाम यूलिया में हो रहा है। इस जंग की शुरुआत तब हुई जब पुतिन सेना ने यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया के दफ्तर को टारगेट किया। 7 सितंबर 2025। इस तारीख को रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला कर दिया। रूसी सेना ने युद्ध में पहली बार सिर्फ 7 घंटे में 1000 ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन की राजधानी कीव में किए गए। हमले में यूक्रेन की संसद, प्रधानमंत्री का दफ्तर, मंत्रियों के ऑफिस और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कीव में अब तक का सबसे बड़ा वज्रपात हुआ तो इससे भड़की यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया ने मोर्चा संभाल लिया। यूलिया हमले के बाद अपने दफ्तर पहुंची, ग्राउंड जीरो से दुनिया को रूस के हमले का सच दिखाया। रूस के इस हमले से यूक्रेनी सेना बैकफुट पर आ गई है, जिसके बाद यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया कीव में कमांडर की भूमिका में आ गई हैं। यूलिया अपनी वॉर एक्सपर्ट टीम के साथ हर उस जगह जा रही हैं जहां रूसी सेना ने तबाही मचाई है। अमेरिका और नेटो देशों को तबाही की तस्वीरें दिखाकर रूस को सबक सिखाने की मांग कर रही हैं। कीव समेत पूरे यूक्रेन में रूस 48 घंटे से लगातार हमले कर रहा है। रूसी सेना बेलारूस की तरफ से भी ड्रोन दाग रही है। यही वजह है कि यूलिया ने बेलारूस बॉर्डर की तरफ डिफेंस सिस्टम रवाना कर दिए हैं। तो रूसी सेना कीव पर आसमान से जबरदस्त बारूदी वर्षा कर रही है। काला सागर से भी कीव पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसी के साथ रूसी सेना ने बेलारूस फ्रंट भी खोल दिया है। बेलारूस की तरफ से भी कीव पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। कीव बेलारूस से सटा हुआ यूक्रेनी प्रांत है।
ऐसे में बेलारूस से कीव को जलाना रूस के लिए बहुत आसान है। रूसी फौज अब एक साथ 5 तरफ से कीव पर आक्रमण कर रही है। बेलारूस, सूमी, खार्किव और चेरनिहिव से हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक सी से भी क्रूज मिसाइलों की बरसात की जा रही है। रूसी सेना घुसपैठ के साथ कीव में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना चाहती है और जमीनी जंग के जरिए कीव पर कब्जे की तैयारी। माना जा रहा है कि कीव पर कब्जे के बाद वहां पुतिन अपनी कठपुतली सरकार बना सकते हैं। यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया को वॉर फ्रंट पर बतौर कमांडर इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि जेलेंस्की का फॉर्मूला फेल हो गया है। यूक्रेन से संधि और बातचीत के सभी दरवाजे बंद होने के बाद अब पुतिन ने अपनी युद्ध नीति 180 डिग्री बदल दी है। अब पुतिन और उनकी सेना मैन टू मैन मार्किंग पर हमले कर रही है। रूस के टारगेट पर यूक्रेनी संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्रधानमंत्री आवास, मंत्रालयों की बिल्डिंग, यूरोपीय देशों के दूतावास हैं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन ने यूक्रेन की टॉप लीडरशिप को खत्म कर युद्ध जीतने का प्लान लॉन्च कर दिया है। इसी प्लान के तहत कीव में सरकारी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। कीव में रूस की बमबारी की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। हमले में 4 लोग मारे गए, 44 लोग घायल हैं। कीव में ही रूसी सेना ने यूक्रेन की एक कंपनी को मलबे में बदल दिया। रूस ने कीव में 10 ड्रोन से विस्फोट कर यूक्रेन के पावर प्लांट को तबाह कर दिया। रूस के हमलों की वजह से कीव में एक क्लब भी मलबे में बदल गया। कीव में रूस जिस तरह से हमले कर रहा है, उसकी वजह से अब यूक्रेनी प्रधानमंत्री यूलिया को भी युद्ध के मोर्चे पर उतरना पड़ गया है। तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री पुतिन और उनकी सेना को जवाब देने के लिए क्या क्या कर रही हैं, अब हम आपको इसकी जानकारी देते हैं बिग वॉल के माध्यम से। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने संभाला है मोर्चा। तो यूलिया ने वॉर एक्सपर्ट्स की टीम बनाई है और इस एक्सपर्ट्स के साथ वो प्रभावित इलाकों में पहुंच रही हैं। यूलिया ने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक भी की और पूरी स्थिति पर चर्चा की। सभी अहम जगहों पर एयर डिफेंस की तैनाती भी यूलिया की तरफ से की जा रही है ताकि रूस के हमलों को रोका जा सके। मदद के लिए यूरोप, नाटो देशों से यूलिया ने बात की। रूसी शहरों में पलटवार की तैयारी की जा रही है यूलिया की तरफ से ताकि रूस को जवाब वो दे सके। तो क्या यूक्रेन की प्रधानमंत्री के इस एक्शन का असर रूसी सेना पर पड़ रहा है? अब इसे समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यूलिया भले ही वॉर फ्रंट पर उतर गई हैं, लेकिन पुतिन सेना के हमले कम नहीं हुए हैं। रूस न सिर्फ कीव में बल्कि पूरे यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने ओडेसा में जबरदस्त हमले किए। हमले में न सिर्फ कई घर तबाह हो गए बल्कि पावर ग्रिड भी ध्वस्त हो गई। रूस के ड्रोन हमले में सूमी का प्रशासनिक भवन भी बर्बाद हो गया। डोनेट्स्क में रूसी ड्रोन ने स्कूल और पार्क को हिट किया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन की कमांड पोस्ट तबाह हो गई। पोक्रोवस्क में ही रूस ने यूक्रेन के MLRS को नष्ट कर दिया। चेरनिहिव में रूस ने यूक्रेन के ऑयल डिपो को जला दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 1400 सैनिक मारे गए हैं। माना जा रहा है कि यूरोप ने यूक्रेन में सेना भेजने का जो फैसला लिया है, उससे बढ़कर रूस ने कीव विजय का अभियान लॉन्च कर दिया है।
रूस जिस तरह से ऑलराउंड अटैक कर रहा है उससे कीव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि कीव को बचाने के लिए अब यूक्रेन की प्रधानमंत्री फ्रंट पर आ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और लॉन्ग रेंज ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा रूस। जी हां, अल-बुगा स्पेशल जोन में लगेंगे नए प्लांट। ISW के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन बनाने में चीन सहयोग करेगा। कामिकाज़ी ड्रोन की बड़ी खेप तैयार की जाएगी। और रूस ने शनिवार रात से यूक्रेन पर भीषण हमलों की शुरुआत की थी। कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमले हो गए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ ने अब रूस पर पलटवार के लिए खुद मोर्चा संभाला है। रूस के एयरबेस, बंदरगाह पर हमले हुए। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर पर भी हमले जारी हैं। यूक्रेन ने एक बार फिर द्रुब्जा पाइपलाइन को निशाना बनाया। एक रिफाइनरी पर हमले में भी कामयाबी मिली है। रूस में आधी रात एक बार फिर रिफाइनरी से आग की लपटें उठी। एक बार फिर गैस पाइपलाइन में धमाके हुए। रूस के 1000 ड्रोन हमले के बावजूद यूक्रेनी सेना का हौसला कायम है और हमले की कमान अब यूक्रेन के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने संभाली है। यूक्रेनी सेना प्रमुख खुद फ्रंट लाइन पर हैं और उसी सेना को पीछे ढकेलने के मिशन की कमान संभाल रहे हैं। वहीं यूक्रेनी रक्षा मंत्री रूस के अंदर हमलों के ब्लूप्रिंट को अंजाम दे रहे हैं। यूक्रेन की इस जोड़ी की प्लानिंग का अंजाम नजर भी आने लगा है। 7 सितंबर की रात यूक्रेन ने ड्रोन से क्रास्नोदर क्राई में हमला किया। टारगेट पर LS की तेल रिफाइनरी थी। दूसरी तरफ द्रुजबा गैस पाइपलाइन को फिर से निशाना बनाया गया। रूस भले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी चीफ के मुताबिक यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में आर्मी लगातार रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। दावा है कि पोक्रोवस्क के कई इलाके कब्जे से मुक्त कराए गए। रूसी सेना से यूक्रेन की आर्मी 5 गुना आगे चल रही है। रूस ने जितना कब्जा किया उससे अधिक इलाके मुक्त हुए हैं। ब्रियांस्क में यूक्रेन ने ड्रोन से द्रुजबा पाइपलाइन को निशाना बनाया। पाइपलाइन में जोरदार धमाका भी हुआ। यह वही पाइपलाइन है जिससे यूरोप में गैस सप्लाई होती है और यूक्रेन कई बार इस पर हमले कर चुका है। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव और क्रास्नोदर में भी हमले किए। यहां यूक्रेनी ड्रोन से कई धमाके हुए। इन दोनों इलाकों में हमले का बहुत बड़ा मकसद था। यूक्रेन की सेना रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थी, इसलिए रोस्टोव और क्रास्नोदर दोनों जगह 2 बड़े ठिकानों पर हमले किए गए। रोस्टोव में मिलेरोवो एयरबेस को निशाना बनाया गया, जबकि क्रास्नोदर में एल्स्की रिफाइनरी पर हमला किया गया। समंदर के रास्ते भी यूक्रेन पर हमला जारी है। एक बार फिर रूसी नेवी की ब्लैक फ्लीट पर हमले की कोशिश की गई। हमला नोवरोसिस्क बंदरगाह पर किया गया। यहां रूसी नौसेना के कई जहाज मौजूद थे। रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा अभी साफ नहीं है। रूस के क्रास्नोदर में हमलों की शुरुआत इंडस्ट्रियल इलाके से हुई। यहां कई जगहों पर आग लग गई। एयर डिफेंस से रूसी सेना लगातार पलटवार कर रही थी, लेकिन क्रास्नोदर में रिफाइनरी जलाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। और यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदर क्राई में 7 सितंबर को एल्स्की रिफाइनरी को निशाना बनाया। खास बात है कि इस हमले के लिए रूस में मौजूद विद्रोहियों की मदद ली गई। रूस में मौजूद विद्रोही संगठन ब्लैक स्पार्क ग्रुप ने यूक्रेन की मदद की और रिफाइनरी पर हमला कामयाब रहा। यूक्रेन के हमले से इस रिफाइनरी में भी तेल का प्रोडक्शन बंद हो गया है। कीव पर हमले का बदला लेने के लिए यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने की कोशिश की और कई हमले किए। मॉस्को में लगातार ड्रोन हमले से दहशत मच गई। मॉस्को में खतरे का सायरन भी कई बार बजाया गया और मॉस्को में लोग बार बार शेल्टर्स में छिपने के लिए मजबूर हो रहे थे। कीव में धमाकों के बाद ही तय हो गया था यूक्रेन का रूस से बदला लेना।
यूक्रेन से मॉस्को पर हमले की कोशिश लगातार जारी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस बड़े हमले की तैयारी में है। रूस ने दुनिया को टेस्ट किया है। यूएस और यूरोप की प्रतिक्रिया देखी गई है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और ओमेगा स्पेशल फोर्स को रूस के भीतर हमलों की जिम्मेदारी दी गई है। रूस पर फ्लेमिंगो और नेपच्यून मिसाइलों से हमले किए गए हैं। रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन ने लुहांस्क का मोर्चा फिर से खोल दिया है। लुहांस्क की तरफ सैनिक भेजे गए हैं। सिर्फ 1% हिस्से में यूक्रेनी सैनिक हैं। लुहांस्क में मिसाइल से हमले की कोशिश है। नेपच्यून मिसाइल के इस्तेमाल से लुहांस्क पर नए सिरे से हमले की प्लानिंग की गई है। मिशन शुरू करने के साथ ही रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने रूसी सेना के डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले निशाना बनाया है ताकि मिसाइल हमलों को कामयाब बनाया जा सके। यूक्रेन का पलटवार जारी है। लुहांस्क में मिसाइल हमले के लिए यहां तैनाती रूसी रडार्स पर हमले किए गए। यूक्रेन ने रूस का एक कुपोल रडार भी नष्ट कर दिया। इसके अलावा एक लोडर लॉन्चर भी तबाह कर दिया गया। लुहांस्क की सुरक्षा में तैनात एक रूसी बक एयर डिफेंस को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया है। डोनेट्स्क में रूसी सैन्य बेस पर हमले किए गए। यूक्रेन का दावा है कि हमले में कई रूसी सैनिक जख्मी हुए हैं। रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमले के बाद इस इलाके में कई एम्बुलेंस देखे गए। लुहांस्क के साथ ही डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी सेना का पलटवार जारी है। यूक्रेनी फोर्स डोनेट्स्क में मकीवका में हमले कर रही है। डोनेट्स्क के पार्क और स्कूल पर भी हमले हुए हैं। इसके अलावा डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। खार्किव में भी यूक्रेनी सेना ने पलटवार शुरू कर दिया है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस जिन इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है वहां रूस को कड़ा मुकाबला करना पड़े ताकि यूक्रेनी इलाकों को बचाया जा सके। अब यूक्रेनी रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख दोनों खुद सेना को लीड कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर रहकर युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर नेप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेन का बड़ा हमले में 2 रूसी पोस्ट तबाह कर डाली। हमले के लिए कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। और यूरोपीय देशों में एक मीटिंग को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन ने क्रेमलिन में टॉप कमांडर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग की जिसमें यूक्रेन के खात्मे का वक्त तय कर लिया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। पुतिन ने आगे की टारगेट को भी फिक्स कर लिया है। अब यूरोपीय देशों को आशंका है कि कहीं पुतिन जल्द ही नए टारगेट पर हमला न कर दे, इसलिए बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने नेटो से मदद मांगी है। नेटो से सैन्य बेस पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि रूस ने बाल्टिक सागर के पास मौजूद अपने परमाणु सैन्य ठिकाने को वॉर रेडी कर दिया। सितंबर के आखिर तक यूक्रेन का सरेंडर तय माना जा रहा है क्योंकि क्रेमलिन के हमले इतने विध्वंसक हैं कि यूक्रेन ज्यादा दिन तक रूस के हमलों के आगे नहीं टिक सकता। इसलिए नेटो को फ्रंट लाइन पर आना पड़ सकता है। एक तरफ यूक्रेन को शमशान बनाने का ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। खार्किव से लेकर कीव तक हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग करके नया टारगेट भी फिक्स कर लिया है। पुतिन की मीटिंग को लेकर नेटो में हड़कंप मचा है कि आखिर अगला टारगेट कौन सा हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन की तरह किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला कर सकता है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार हमले का पैटर्न एकदम नया होगा क्योंकि पुतिन का साफ निर्देश है कि युद्ध लंबा ना खींचा जाए जिससे रूस को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। जिन देशों को रूस के हमले का डर है उन्होंने नेटो से एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा सैन्य सहायता के लिए कहा है।
अभी सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक देशों को है, जिसमें लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया है। यहाँ रूस सीधे भी हमला कर सकता है या बेलारूस से भी अटैक करा सकता है। इसके बाद नॉर्डिक देश भी टारगेट पर हैं, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन हो सकते हैं। जबकि पोलैंड लगातार हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, इसलिए पोलैंड भी पुतिन के लिस्ट में है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा खौफ में बाल्टिक देश हैं, हालांकि वहां नेटो ने बेस बनाया हुआ है। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि रूस आसमान से बारूद बरसाएगा या समंदर से हमला करेगा या फिर बेलारूस के रास्ते ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। रूस का स्पेशल ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इससे बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। पहला टारगेट बाल्टिक देश लिथुआनिया हो सकता है, दूसरा टारगेट लातविया और तीसरा टारगेट एस्टोनिया हो सकता है। जबकि पुतिन की सुवॉल्की गैप पर भी नजर है और इन देशों की घेराबंदी के लिए बाल्टिक सागर में रूस ने वॉरशिप और एटमी सबमरीन तैनात कर दी है। ऐसी भी आशंका है कि वॉरशिप से नेटो बेस तबाह करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए वॉरशिप से कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार है। बाल्टिक देशों में स्पेशल कमांडो उतारे जा सकते हैं जो वहां मोर्चा संभालेंगे। रूस के हमले रुके नहीं, जबकि काला सागर में यूक्रेन भी आक्रामक हो गया है। इस बीच नेटो बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के साथ मिलकर एक बड़ी वॉर ड्रिल करने जा रहा है। इस बीच एक साथ 3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे अंदेशा हो रहा है कि रूस अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। रूस ने 3 लाख सैनिकों की नई सेना बनाई है, जबकि वो यूक्रेन के बड़े हिस्से को तबाह कर चुका है। ये नई सेना क्या बाल्टिक देशों पर हमले के लिए है? इसे लेकर बाल्टिक देशों में हड़कंप मचा है। दूसरी घटना हुई है पोलैंड और बाल्टिक देशों में रूस और बेलारूस से ड्रोन गिरे। हालांकि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि यह सिक्योरिटी चेक करने का एक तरीका था। इसके अलावा फिनलैंड ने अपना बॉर्डर सील करके सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। इससे लग रहा है कि रूस को लेकर यूरोप में खौफ का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हैं कि जर्मनी ने अपने देश के लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम लंबे वक्त के लिए करके रखें। जबकि इससे पहले फ्रांस ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी। क्या ये संकेत किसी भीषण युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसमें पूरा यूरोप घिर सकता है? अगर नेटो फ्रंट लाइन पर आया तो कोल्ड वॉर से भी ज्यादा भयानक हालात यूरोप में बन सकते हैं। बाल्टिक युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, इसलिए रूस ने कैलिनिनग्राद को वॉर रेडी कर दिया है। एटमी बेस कैलिनिनग्राद की सीमा बाल्टिक देश लिथुआनिया से लगती है। कैलिनिनग्राद लिथुआनिया बॉर्डर करीब 261 किलोमीटर लंबा है, जिस पर रूस ने 5 लेयर सुरक्षा चक्र तैयार किया है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा के लिए पहली लेयर में गहरी खाई बनाई गई है, दूसरी लेयर में लैंड माइन्स बिछाई गई है। अगर दुश्मन टैंक लेकर घुसा है तो उसके टैंक तबाह हो जाएंगे। तीसरी लेयर में टैंक बटालियन लगाई गई है जो वॉर रेडी है, यानी दुश्मन को देखते ही हमला कर दिया जाएगा। चौथी लेयर में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है जो मिसाइल अटैक को रोकेगा, जबकि 5वीं लेयर में रूसी सैनिक है जो आमने सामने की जंग के लिए तैयार है। कैलिनिनग्राद बाल्टिक में रूस का एटमी बेस है, जहां रूस ने परमाणु हथियारों की तैनाती की है। अब रूस ने कैलिनिनग्राद को वॉर रेडी कर दिया है, साथ ही वहां सुरक्षा चक्रव्यूह बना लिया है। पश्चिमी देशों की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा खतरा सुवाल्की गैप को लेकर है। सुवाल्की गैप पर रूस कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कैलिनिनग्राद से बेलारूस सीधा जुड़ जाएगा। अभी सुवाल्की कॉरिडोर पर पोलैंड का कब्जा है।
पोलैंड की सहमति से नेटो सैनिकों की तैनाती की गई है। कैलिनिनग्राद से बेलारूस तक 65 किलोमीटर की दूरी है। सुवाल्की को लेकर पोलैंड रूस में युद्ध का अंदेशा है। इसी वजह से बेलारूस बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स तैनात की गई है, जबकि पोलैंड और बाल्टिक देशों में नेटो सैनिकों की बटालियन पहुंच रही है। यानी हालात काफी खौफनाक हैं। अब यूरोप को ट्रंप से सहारे की उम्मीद है। एक प्रतिनिधिमंडल इसी हफ्ते अमेरिका जा रहा है, जबकि उससे पहले पुतिन ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हो सकती है। यानी यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और रूस यूक्रेन की जंग में एक बार फिर काला सागर बारूदी विनाश का केंद्र बन गया है, लेकिन यह भी संभव है कि समंदर से घात लगाकर रूस को नुकसान पहुंचाना यूक्रेन पर अब भारी पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूस ने अब जंग की तैयारी बड़े पैमाने पर कर ली है। ऐसी तैयारी जिसमें टारगेट पर यूक्रेन के हर वो हथियार होंगे जिसके जरिए यूक्रेन बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्या होगा समंदर में खुले बारूदी मोर्चे का भविष्य, देखिए इस रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का केंद्र क्रीमिया, जिसे हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की ने नेटो का रुख किया। जंग शुरू होते ही जिसे वापस रूस से हासिल करने के लिए जवाबी कार्रवाई में आक्रामकता बढ़ाई। उसी क्रीमिया के मोर्चे पर अब समुद्र से बारूदी बवंडर उठाया जा रहा है। जमीन से समंदर तक यूक्रेन रूस आक्रामक। रूस ने जिस क्रीमिया को 2014 में हासिल करके सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर स्थापित किया है, उसी क्रीमिया को हासिल करने के लिए यूक्रेन ने सबसे विध्वंसक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत रूस के नेवल बेड़े को टारगेट बनाया जा रहा है। ड्रोन हमले कर रूस के वेसल्स को भारी नुकसान पहुंचाया। रूस के डिस्ट्रॉयर को भी यूक्रेन ने समुद्र में डुबा दिया। घातक हमलों में रूस की सदर्न कमांड कमजोर हो गई, जिसके बाद यूक्रेन ने क्रीमिया पर टारगेटेड हमले शुरू किए। ऐसे हमले जिसमें रूस के डिफेंस भी नाकाम हो गए। इसी आक्रामकता को महसूस करने के बाद रूस ने भी काला सागर को बैटल जोन में बदलने का फैसला ले लिया। इसमें रूस की तैयारी किस स्तर की है, यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समुद्री मोर्चे पर यूक्रेन की बढ़ी आक्रामकता की वजह क्या है, इसे जान लीजिए। इस समय काला सागर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमेरिका की निगरानी विमान उड़ान भर रहे हैं और दावा है कि इन्हीं निगरानी विमानों से यूक्रेन को इनपुट दिया जा रहा है। इन्हीं खुफिया इनपुट्स के आधार पर यूक्रेन लगातार रूस के वेसल्स को टारगेट बना रहा है। यही नहीं, दावा यहां तक है कि यूक्रेनी फोर्स पिन पॉइंट अटैक कर रही है, जिसका मतलब साफ है कि क्रीमिया हासिल करने की जंग में यूक्रेन को अमेरिका का पूरा साथ मिल रहा है, जिसका प्रमाण है क्रीमिया से आ रही खबरें। दावा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में तैनात रूसी डिफेंस पर पिन पॉइंट अटैक किए हैं। इन हमलों की वजह से रूस की सुरक्षा लाइन पूरी तरह से कमजोर हो गई है और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए यूक्रेन ने बायरक्तार ड्रोन से हमले किए, जिसमें रूस को अपने सैनिक और नौसैनिक जहाज खोने पड़ गए। दावा है कि यूक्रेन इन हमलों में कामयाब ही इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के टोही विमानों ने यूक्रेन को रूसी डिफेंस सिस्टम और उनके रडार की एग्जैक्ट लोकेशन दे दी, जिसे पहले ही यूक्रेनी सेना ने नष्ट कर दिया, जिससे यूक्रेनी सुरक्षा बल और ड्रोन्स का क्रीमिया और काला सागर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। यही नहीं, यूक्रेनी सेना के लिए ओडेसा पर हमला भी आसान हो गया। इसलिए यूक्रेनी लड़ाकू विमान ने रात में ओडेसा पर भी हमले किए और इस हमले में रूस के कामिकाज़े ड्रोन शाहिद 136 को नष्ट कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि काला सागर के मोर्चे पर यूक्रेन की आक्रामकता से रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।
लेकिन यह भी तय है कि अब रूस खामोश नहीं रहेगा, इस नुकसान की भरपाई करके रहेगा। जवाबी कार्रवाई को तैयार पुतिन ने लाए नए हथियार। समंदर में रूस के खिलाफ यूक्रेन के गुरिल्ला युद्ध का जवाब देने की तैयारी रूस ने शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए नए हथियारों की सनसनी फैला दी है, जिसमें रूस ने ड्रोन हमलों का जवाब देने के लिए एक मदरशिप ड्रोन तैयार कर लिया है। इस मदरशिप ड्रोन का नाम RD-8 रखा गया है, जो सामान्य रेडियो चैनल स्टारलिंक या मोबाइल नेटवर्क से कंट्रोल हो सकता है। अब जाहिर है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रूस कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगा। क्योंकि RD-8 एक मदरशिप ड्रोन, एक टोही ड्रोन, एक रिपीटर और ड्रोन इंटरसेप्टर की भूमिका एक साथ निभाएगा। और सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन की आक्रामकता को देखते हुए रूस ने अपने ड्रोन्स को इंटरसेप्टर इवेजन सिस्टम को लैस करना भी शुरू कर दिया है। इस तैयारी के तहत रूस ने सुपर कैम ड्रोन पर रेडियो डिटेक्टर लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि इंटरसेप्टर ड्रोन आने पर यह ड्रोन सेल्फ डिफेंस कर सकें। हालांकि यह तकनीक सुपर कैम ड्रोन में पहले से है, लेकिन इसे और भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि यूक्रेन की इंटरसेप्ट तकनीक को चुनौती दी जा सके। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी के संकेत भी दे दिए हैं। दावा है कि रूस ने अपनी मिसाइलों का अपग्रेडेशन शुरू कर दिया है। अपने नए अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत 2500 नई मिसाइलें बनाई जाएंगी, जो क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक श्रेणी की होंगी। इनके अलावा फाइटर प्लेन की संख्या भी बढ़ाने के लिए रूस में निर्माण शुरू हो चुका है, जबकि दूसरे वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, रूस ने समुद्री जंग की आशंका के तहत नेवल ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी है। इन नेवल ड्रोन्स में रूस ने अत्याधुनिक सिस्टम लगाया है, जो यूक्रेन के ड्रोन हमलों को भी नाकाम कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ रूस ने अपने यूक्रेन का एयरबेस को भी काला सागर अभियान के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन ऐतिहासिक महत्व वाले इस रूसी एयरबेस के एक्टिव होने का मतलब है यूक्रेन की संपूर्ण तबाही, जिसका कारण बनेगी समुद्र में भीषण होती जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला जारी है और गाजा में शरणार्थी कैंप पर भीषण हमला हुआ। इजरायली बमबारी में शरणार्थी कैंप तबाह हो गया। शरणार्थी कैंप में मौजूद कई लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी ही नीतियों से कई देशों को अपने खिलाफ कर लिया है, लेकिन इतने पर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पड़ोसी देश वेनेजुएला के खिलाफ ही कैरेबियन सागर में उन्होंने सैन्य तैनाती कर दी है, लेकिन इसी तैनाती ने अमेरिका के दुश्मनों को एकजुट होने का मौका दे दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल के खिलाफ कैरेबियन सागर में अमेरिकी सैन्य फ्लीट की तैनाती ने एक ऐसे जंग का मोर्चा तैयार कर दिया है, जहां एक तरफ अमेरिकी फोर्स है तो दूसरी तरफ वेनेजुएला और वो देश जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ मादुरो को खुला समर्थन दे दिया है। ये कल्पना से परे वो हालात हैं जिनके बारे में शायद ही ट्रंप ने कभी सोचा होगा। महज दबाव बनाने की रणनीति के तहत वेनेजुएला के मोर्चे पर ट्रंप ने तैनाती तो बढ़ाई, लेकिन दबाव बनाने वाली इस नीति ने ट्रंप को ही मुसीबत में डाल दिया है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे आगे देखिए। अमेरिकी सेना वेनेजुएला का घेराव कर रही है। अमेरिकी नौसेना का बेड़ा वेनेजुएला की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि अमेरिका के इस एक्शन पर वेनेजुएला की भी नजर है।
किसी भी तरह के हमले का जवाब वेनेजुएला देने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका ने तैनाती बढ़ाकर वेनेजुएला को घेरने का पूरा प्लान बनाया है, लेकिन हमला कब होगा, कैसे होगा, इसे अभी गुप्त रखा गया है। हालांकि ट्रंप का यह बयान बताता है कि भले ही समय के बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ ना कहा जा रहा हो, लेकिन ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि वेनेजुएला ने ईरानी ज़ोल्फागर श्रेणी की अटैकिंग स्पीड बोट तैनात कर दी है। ये नौकाएं ना सिर्फ एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस हैं, वो मिसाइलें जो रूस की CM-90 मिसाइल का निर्यात संस्करण है। वहीं तैनाती के मोर्चे पर चीन की C-704 मिसाइल भी तैनात कर दी गई है, जिससे पता चलता है कि अब वेनेजुएला अकेले नहीं लड़ेगा, बल्कि कैरेबियन सागर में अगर अमेरिका जंगी ज्वाला भड़काता है तो इसका सीधा मतलब होगा अमेरिका के करीब जंग का खतरा बढ़ाना। और सिर्फ तैनाती के आधार पर नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके पीछे है खुला समर्थन जो वेनेजुएला को मिला है। ईरान ने वेनेजुएला का खुला समर्थन किया है। यही नहीं, अमेरिका के खिलाफ एकजुटता का आश्वासन भी दिया है। यानी अमेरिका के खिलाफ अब वो विरोधी ताकतें भी एकजुट होने से कतरा नहीं रही हैं, जिनका भविष्य कभी अमेरिका तय किया करता था। लेकिन अब वो मजबूत है, जिसका प्रमाण है वेनेजुएला की कूटनीति, जिसका आईना है चीन का वेनेजुएला में $1 अरब का निवेश, जिसके तहत अस्थायी तेल सुविधा चीन ने वेनेजुएला में शुरू की है। यानी अब वेनेजुएला ग्लोबल जंग का एपिसेंटर बन गया है, वो सेंटर जो अमेरिका के खिलाफ खड़े देशों का एक नया मोर्चा तैयार कर देगा। और ऐसा हुआ तो ट्रंप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।